हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 फरवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find the video helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज की वीडियो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्यों इम्पॉर्टेंट होने वाली है? क्योंकि आज के वीडियो में हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने हैं। इकोनॉमी के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो ऑलरेडी आप अपने स्टैटिक पोर्शन में पढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईपीओ, एफपीओ? एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, आप जानते हैं इट्स बीन सो मच इनटू द न्यूज लेटली बिकॉज ऑफ द अडानी स्टॉक मैनिपुलेशन कंट्रोवर्सी। ऑलराइट, तो उसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एफपीओ से रिलेटेड जो आप अपने स्टैटिक मटेरियल में पढ़ते हैं, वो कुछ कुछ चीज़ें उसमें मिसिंग हो सकती है। आई डू नॉट थिंक आपके स्टैटिक पोर्शन में, आपके स्टैटिक मटेरियल में जिसको भी आप रेफर करते हैं, उसमें एफपीओ के भी सब टाइप्स, डाइल्यूटेड एफपीओ और नॉन डाइल्यूटेड एफपीओ, इनमें डिफरेंस क्या है, इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें आज डिस्कस करने हैं। साथ ही में आप जानते हैं कि मैनग्रोव्स के ऊपर बजट में एक फुल फ्लेज इनिशिएटिव आया है, मिस्टी इनिशिएटिव। तो देखिए, मैनग्रोव्स पे ऑलरेडी प्रीलिम्स में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, कम से कम 3 से 4 बार। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन देखिए, आप जो भी किताब पढ़ते हैं, जो भी स्टडी मटेरियल रेफर करते हैं स्टैटिक कवर करने के लिए इन्वायरमेंट का, तो आप उसमें मैनग्रोव्स पढ़ते हैं। ऑलराइट, सो गुड इनफ, दैट शुड बी गुड इनफ। लेकिन क्वेश्चन उस तरह से आ नहीं रहे हैं। तो अब क्योंकि मैनग्रोव्स पे एक इनिशिएटिव आया है फुल फ्लेज बजट में, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैनग्रोव से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ फैक्ट्स जानना, जैसे ट्रू मैनग्रोव्स और मैनग्रोव एसोसिएट्स में डिफरेंस क्या होता है। इस तरह की चीजें आपकी किसी किताब में नहीं दी होती, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस तरह की चीजों को कवर करने के लिए आपको कुछ एक आधे रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ेगा। सो to make your work easy, we will be discussing about it, क्योंकि द हिंदू में आज FAQ सेक्शन में उससे रिलेटेड कुछ आया है ब्रीफली, सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। और साथ ही में देखिए जो पहला आर्टिकल, और जी हाँ, मैनग्रोव्स पे हो सकता है कि एक फुल फ्लेज आपके मेंस में भी, चाहे वो GS1 में हो या GS3 में हो, आपसे एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यू शुड बी प्रिपेयरिंग मैनग्रोव्स वेरी नाइसली। ऑलराइट, तो जो इंडियन एक्सप्रेस का पहला आर्टिकल आज हम डिस्कस कर रहे हैं, विश्व भारती टू बिकम फर्स्ट लिविंग हेरिटेज वार्सिटी। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर यू, बोथ फ्रॉम योर प्रीलिम्स परस्पेक्टिव एंड ऑल्सो फ्रॉम योर मेन्स परस्पेक्टिव। GS4 के परस्पेक्टिव से ये आर्टिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस पूरे आर्टिकल की कर्सरी रीडिंग, और मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगी कि किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। आई वुड जस्ट गिव इट अ कर्सरी रीडिंग फर्स्ट, और जो भी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे लिए जाननी जरूरी है वो हम जानेंगे। और फिर आप पास्ट ईयर पेपर्स को उठा के देखिएगा, हिस्ट्री सेक्शन के, मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन के, और आप कंपेयर कीजिएगा कि क्या सच में क्वेश्चंस इसी तरह से आते हैं या नहीं। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी को यूनेस्को हेरिटेज टैग मिलने वाला है। ये संसार का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी टैग होगा। देखिए, आप जानते हैं जो हेरिटेज टैग किसी भी एक एस्टैब्लिशमेंट को मिलता है यूनेस्को के द्वारा, वो एक डेड मॉन्यूमेंट होता है। लेकिन पहली बार संसार में ऐसा हो रहा है कि एक लिविंग यूनिवर्सिटी विच इज फंक्शनल, इस यूनिवर्सिटी में अभी भी बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, इट्स फंक्शनल, तो इस तरह की एक जगह को हेरिटेज टैग मिलने वाला है यूनेस्को की तरफ से। अब देखिए क्या है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, है क्या एक्चुअल में, आप जानते हैं शांति निकेतन के बारे में। ठीक है, तो जो शांति निकेतन, जिसकी नींव बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव ने रखी थी, वही आज विश्व भारती यूनिवर्सिटी है। सो इट वाज फाउंडेड इन 1921, okay, and it was named after Rabindranath Tagore until Vishwa Bharati Society was registered as an organization in May 1922। तो देखिए यहाँ पे इस चीज के लिए, इस इनिशिएटिव के लिए, इस गोल के लिए रविंद्रनाथ जी ने अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी, लैंड और एक बंगलो भी इस सोसाइटी को डोनेट किया था, विश्व भारती सोसाइटी को। देखिए यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो तो सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन we won't restrict ourselves to this discussion only. I have to give you a little more about it, okay? Until independence, तो इंडिपेंडेंस के समय तक ये कॉलेज ही था, एक कॉलेज के रूप में फंक्शन कर रहा था। और इस इंस्टीट्यूशन को बेसिकली 1951 में एक
सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया था पार्लियामेंट द्वारा एक सेंट्रल एक्ट लाके। इनके जो फर्स्ट वाइस चांसलर थे वो रथींद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर के सन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आ सकता है इस तरह के क्वेश्चंस आने लगे हैं जिसमें, जैसे कि मैंने आपको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बताया था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किन दो लोगों ने, भारत में तो आपको पता है 1960 में अगर कोई ट्रीटी साइन हुई है तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने की होगी। लेकिन जो पाकिस्तान के काउंटर पार्ट कौन थे आपको ये पता होना चाहिए। अगेन आप क्वेश्चन पेपर 2018 का उठा के देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जनरल अयूब खान थे पाकिस्तान की तरफ से जिन्होंने साइन किया था। वैसे ही अगर आपको विश्व भारती यूनिवर्सिटी में से इस तरह की स्टेटमेंट आ जाए तो डू नॉट बी शॉक्ड, ओके, कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी के जो पहले वाइस चांसलर थे वो रथींद्रनाथ टैगोर थे, सन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। दैट इज करेक्ट। सेकंड वाइस चांसलर कौन थे? ग्रैंडफादर ऑफ अमर्त्य सेन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को वेबसाइट इन 1922 विश्व भारती वॉज इनॉग्रेटेड एज सेंटर ऑफ कल्चर विद एक्सप्लोरेशन। अब देखिए, आप जानते हैं ये सारी चीजें लिखी हैं कि किस तरह की पढ़ाई यहाँ होती है, किस तरह से पढ़ाया जाता है। हिंदी भवन है, चीना भवन है साइनो एशियन स्टडीज के लिए, ह्यूमैनिटीज के लिए एक सेंटर है विद्या भवन, एक फाइन आर्ट्स के लिए है कला भवन, म्यूजिक के लिए है संगीत भवन। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली एक सेंटर ऑफ कल्चर ये है। अब देखिए, आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये यूनिवर्सिटी है क्या एक्चुअल में। सबसे पहले तो विश्व भारती, विश्व भारती का मतलब क्या है कि माँ भारती, भारत के साथ विश्व का जो यूनियन है उसके बारे में ये कॉन्सेप्ट बेसिकली इस यूनिवर्सिटी का रैशनल ही यही है, द यूनियन ऑफ वर्ल्ड विद इंडिया, विश्व भारती। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें अगेन अगर विश्व भारती यूनिवर्सिटी पे ही क्वेश्चन आ गया आपके प्रीलिम्स में और उसमें लिखा है दैट द ओरिजिन्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन डेट बैक टू 1863, है ना, तो आप कहेंगे हमने तो 1921 पढ़ा था। तो नहीं, वो स्टेटमेंट सही है क्योंकि 1863 में देवेंद्रनाथ टैगोर, आप जानते हैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर ने बेसिकली उनको एक छोटा सा उन्होंने लैंड लिया था जमींदार ऑफ रायपुर से, और फिर उस स्पॉट को बेसिकली उन्होंने इस तरह के एक आश्रम में कन्वर्ट किया था, जैसे इनिशियली ब्रह्मचर्य आश्रम भी बोला गया था, फिर लेटर ऑन इट गॉट कन्वर्टेड इनटू ब्रह्मचर्य विद्यालय, जहां पे लोग आ सकते थे, मेडिटेट कर सकते थे। ठीक है, तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक आश्रम के रूप में इस ट्रैक्ट ऑफ लैंड को यूज किया था। फिर 1901 में जो देवेंद्रनाथ टैगोर की यंगेस्ट सन है रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव की हम बात कर रहे हैं, तो इसी बेसिकली आप कह सकते हैं आश्रम के ही प्रेमाइसिस के अंदर एक छोटा सा उन्होंने को एडुकेशनल स्कूल खोला था इसी प्रेमाइसिस के अंदर। तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्पॉट के आसपास का आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट आइडिया का। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको बता रही थी कि GS4 के पर्सपेक्टिव से देखिए, आप जानते हैं कि गांधी जी का जो स्कीम ऑफ एडुकेशन था, उनका विजन ऑफ एडुकेशन था, आप पढ़ते हैं नई तालीम के बारे में, है ना। तो वैसे ही ऑल्दो रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी के बीच में काफी डिफरेंसेस थे बहुत सारी बातों को लेके, और यही उस समय की खूबसूरती थी कि एक दूसरे से डिफरेंसेस नफरत में कन्वर्ट नहीं होते थे, वो हेल्दी रहता था। अगर एक डिस्कोर्स भी हो रहा है तो एक दूसरे के बारे में, क्योंकि दोनों का अल्टीमेट एम तो भारत का प्रोग्रेस ही था, भारत की फ्रीडम ही था, है ना। तो दैट एग्जिस्टेड। तो लेकिन फिर भी जहां पे दोनों की सोच एकदम यूनाइट करती थी वो एडुकेशन के कॉन्सेप्ट में थी। गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों ही चार दीवारों के बीच में कैद बच्चों के पढ़ाने के खिलाफ थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि दिस इज नॉट हाउ स्टडीज हैव टू बी डन, दिस इज नॉट टीचिंग एट ऑल, इट कांट बी डन विद इन 4 वॉल्स। तो आप देख सकते हैं जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है वहां पे भी ओपन एयर एडुकेशन के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये चीज आप अपने GS4 में लिखेंगे इस तरह के एडुकेशन के बारे में, जहाँ पे एक फुल फ्लेज्ड एक बच्चे की डेवलपमेंट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट रोट लर्निंग एंड क्लियरिंग एग्जाम्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये कॉन्सेप्ट है विश्व भारती यूनिवर्सिटी का भी। और अगर आप इसकी हिस्ट्री उठा के देखेंगे और आज भी यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ लर्निंग इन विश्व भारती। सो आप क्या कर सकते हैं कि कितना भी टाइम, यानी कि जब तक एक स्टूडेंट को और जब तक एक टीचर को सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाती तब तक वो एक
कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है आधे साल के अंदर अंदर आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा ही होगा, फिर क्लियर करो फिर आगे जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। सो इट्स दैट वे, इस तरह की लर्निंग यहाँ पे प्रमोट की जाती है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई कोर्स डिमांड करते हैं आपके, मुझे इस तरह की बात कॉन्सेप्ट को पढ़ने की इच्छा है, और वहाँ पे कोई इस तरह का टीचर या फैकल्टी भी अवेलेबल नहीं है, तो सिर्फ उस बच्चे के लिए ही क्यों नहीं, पर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। इस तरह के कॉन्सेप्ट में बेसिकली विश्व भारती बसा है। तो वैसे गांधी जी भी बिलीव करते थे। तो क्या एडुकेशनल कॉन्सेप्ट रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर आपसे एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए GS4 में। सो यू शुड बी प्रिपेयरिंग रविंद्रनाथ टैगोर वेरी नाइसली, क्योंकि आप जानते हैं सावित्री बाई फुले पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। तो इस तरह के GS4 में क्वेश्चन जो इंडियन फिलोसफर्स, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, इन पे क्वेश्चन पूछे जाने लग अब काफ़ी पिछले 2-3 सालों से पूछे जा रहे हैं। अब साथ ही में एक और चीज़, अगेन जैसे कि मैं आपको कह रही थी कि और एक और चीज़, शांति निकेतन के बारे में अगर कोई आपके पास क्वेश्चन आ जाए प्रीलिम्स में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कैंपस है विश्व भारती यूनिवर्सिटी या शांति निकेतन का, एक्चुअली ये दो भागों में आप डिवाइडेड है। दो तरह के सब कैंपसेस में, एक है शांति निकेतन, एक है श्री निकेतन। तो जो श्री निकेतन है वो एग्रीकल्चर, अडल्ट एजुकेशन, विलेज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट, इस तरह की जिसे आप वोकल एजुकेशन भी कह सकते हैं, इस तरह की एजुकेशन से रिलेटेड है श्री निकेतन। ठीक है, तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब एक और बात, क्योंकि आप जानते हैं 2018 के से लेकर अभी तक जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आए आप उठा के देखें, उसमें क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं कि ये वाली बुक किसने लिखी है, ओके या फिर ये पोइट्री सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन, रिसेंटली आई थिंक 2021 का एक क्वेश्चन है, सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन किससे एसोसिएटेड है, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो अब ऑफ कोर्स वहां पे आप दिमाग लगाएंगे सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन किसने लिखा होगा, आपको लगेगा कि सरोजिनी नायडू तो कभी जेल ही नहीं गई तो इन्होंने नहीं लिखा होगा, या फिर पंडित नेहरू के बारे में आप सोचेंगे तो आपको वो भी नहीं समझ आएगा, और महात्मा गांधी का आपको लगेगा कि महात्मा गांधी के कुछ तो सुना होता, महात्मा गांधी तो आप सबसे डिटेल में पढ़ लेते हैं और आपको पता ही नहीं है, तो वो भी गलत मार्क कर देंगे। तो ये मतलब आपको काफी देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। तो आपको रविंद्रनाथ टैगोर से भी रिलेटेड जो भी लिखी गई हैं इनके द्वारा, पोएम्स लिखी गई हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप इतना तो जानते ही हैं कि इनकी जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ बुक्स थी वो किस पेन नेम के अंडर आई थी, भानु सिन्हा, जब ये 16 साल की उम्र थे। तो अगर भानु सिन्हा लिखा है और पूछा जाए दिस इज एसोसिएटेड विच फ्रीडम फाइटर, तो आपको पता होना चाहिए कि भानु सिन्हा बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर जी से रिलेटेड है। या फिर आप चलो ये तो सबको ही पता होता है कि इंडिया और बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, लेकिन जानबूझ के ऑप्शंस ये ऐसे बनाएंगे, अगर फॉर एग्जांपल बांग्लार माटी बांग्लार जोल, अब आपको लगेगा ये तो मतलब किसी बंगाली फ्रीडम फाइटर ने लिखा होगा जो बंगाल के रीजन से बिलोंग करते होंगे, तो आपको ऑप्शंस भी लेकिन सारे बंगाली फ्रीडम फाइटर्स के दे देंगे, सुभाष चंद्र बोस दे देंगे, देवेंद्र नाथ टैगोर दे देंगे, रविंद्रनाथ टैगोर दे देंगे, और इस तरह के घोष दे देंगे कोई, है ना। तो आपको लगेगा कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो आपको पता होना चाहिए बांग्लार माटी बांग्लार जोल, यानी कि सॉइल ऑफ बंगाल, वाटर ऑफ बंगाल, जो बंगाल पार्टीशन हुआ था 1905, उसके समय पे ये सॉन्ग लिखा गया था। इट वाज आल्सो रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो जिस राखी उत्सव के बारे में आपको पता है, हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी यूनियन के बारे में एक दूसरे को सेलिब्रेट किया गया था ताकि यूनिटी को हम बचा कर रखें। तो ये कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, आई थिंक दिस वाज इट। और गीतांजलि के बारे में तो आप जानते ही हैं, 1913 नोबेल प्राइज मिला था जब लिटरेचर में। तो ये कुछ कुछ चीज़ें आई थिंक जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए हमें GS4 का छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसे GS4 में लिखें, GS1 के स्वच्छ भारत अभियान में लिखें, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद हमें एक और इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल डिस्कस करना है, फिर हम FPO और IPO वाले आर्टिकल पे हिंदू के शिफ्ट कर जाएंगे। ऑलराइट, हाउ अ टॉयलेट कैंपेन चेंज्ड लाइव्स, हेल्प्ड विमेन इन तेलंगाना's नारायणपेट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं अपने GS4 में। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जो उस समय की नारायणपेट की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थी जिनका नाम है हरिचंदाना दासरी, उन्होंने बेसिकली क्या किया था, टॉयलेट ऑन व्हील्स, इसका कॉन्सेप्ट लेके आई थी। तो हम इसे अगर पढ़ें, 2021 तक जो 3 म्यूनिसिपैलिटीज थी तेलंगाना की, नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट की नारायणपेट, कोसगी
और मकठल, यहाँ पे कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं हुआ करता था। दिस चेंज्ड ऑफ कोर्स व्हेन अ टॉयलेट ऑन व्हील्स आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, जब नारायणपेट में सेटअप किया गया। एन इनिशिएटिव दैट हेल्प्ड, और इसी इनिशिएटिव ने इस डिस्ट्रिक्ट को हेल्प किया टू अचीव ओपन डिफिकेशन फ्री ODF स्टेटस। और फिर इस एडमिनिस्ट्रेशन ने अवार्ड विन किया बेस्ट म्यूनिसिपैलिटी के कैटेगरी में, भारत की बेस्ट म्यूनिसिपैलिटी के कैटेगरी में से ये टॉयलेट ऑन व्हील्स का कॉन्सेप्ट ने जिताया है इनको ये अवार्ड। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द मोबाइल टॉयलेट, ऑफकोर्स टॉयलेट ऑन व्हील्स मतलब द मोबाइल टॉयलेट है ना, तो इसको स्पेसिफिकली अब ये देखिए आप क्या लिखेंगे कि विमेन ओनली ये एक टॉयलेट है, विमेन ओनली मोबाइल टॉयलेट, सो इट वाज स्पेसिफिकली सेट अप फॉर विमेन। और किस पे सेटअप किया गया था, डिस्कार्डेड तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की एक बस पे, ठीक है। तो उसको कोई यूज नहीं कर रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, तो उसको, और इसको शी टॉयलेट, पिंक टॉयलेट, इस तरह के नामों से भी बुलाया जाता है। ओके, तो ऑफ कोर्स आप खुद देखिए जो विमेन ओनली टॉयलेट है उससे सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ विमेन एट पब्लिक प्लेसेस ये इंश्योर होता है, और साथ ही में ये एफिशिएंट भी है। क्यों? क्योंकि इट यूजेस लेस वाटर एज इट इज फिटेड विद बायोडाइजेस्टर्स और सोलर पैनल्स दैट मेक्स इट एनर्जी एफिशिएंट। तो ये और काफी अच्छी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। तो कैसे बेसिकली होता है, यहाँ पे जैसे लिखा है द मोबाइल टॉयलेट सच इज द डिमांड, तो ये क्या होता है, द मोबाइल टॉयलेट सेटअप स्पेसिफिकली द टॉयलेट ऑल्सो कॉल्ड, तो ये कॉज की बस स्टैंड पे खड़ा रहता है और किसी को भी अगर जरूरत होती है तो उनकी कॉल पे बेसिकली वहाँ भेज दिया जाता है। वैसे वहाँ जाके आप इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई फेयर है फॉर एग्जाम्पल, तो या फिर कोई एक फेस्टिवल है छोटा सा, तो वहाँ पे भी ये लोग ऑन डिमांड भेज देते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। स्वच्छ भारत में भी आप इसे एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात जो मुझे ऐसा लगता है ये स्वच्छ भारत का एक एग्जाम्पल ज़रूर है, ये एक विमेन सेफ्टी एट पब्लिक प्लेसेस का एग्जाम्पल, या फिर ODF स्टेटस को गेन करने के बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल है। लेकिन उससे ज़्यादा कहीं इंपॉर्टेंट जो मैं इस तरह के एग्जाम्पल्स में देखती हूँ वो ये है कि कैसे जो डेलिपिटेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, खराब बिल्डिंग, इतने सालों से 100 सालों से वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, बस जब वहाँ पे जाले लगे हुए हैं, कुछ नहीं होता वहाँ पे, इस तरह की बिल्डिंग्स को किसी अच्छी चीज़ के लिए कैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स उसको यूज करते हैं, इस तरह के इनिशिएटिव्स के लिए, आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी गुड। और वही एक IAS ऑफिसर, एक सिविल सर्वेंट को सबसे पहले सोचना चाहिए। जिसे हम एफिशिएंसी क्या होता है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को कम करना, जो ऑलरेडी एक वेस्ट चीज है उसको एक नई चीज में कन्वर्ट करना, समथिंग यूजफुल, मेक समथिंग आउट ऑफ इट। तो वो इस तरह के एग्जाम्पल से पता चलता है। असम अरेस्ट विमेन प्रोटेस्ट विद किड्स, CM सेज नो सिंपैथी। अब आप जानते हैं कि देखिए जो असम के CM हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, उनका चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ काफ़ी, जैसे पॉक्सो के तहत उन्होंने बोला कि देखिए 14 साल से पहले की आप एक बच्ची को अगर छूते हैं तो वो एक क्राइम है, इस तरह की बातें आप जानते हैं। और अब रैम्पेंट अरेस्ट्स हो रहे हैं जो भी कोई अगर चाइल्ड मैरिज में इन्वॉल्व है। ओके, और आप जानते हैं कि कैसे असम में काफ़ी ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है, और ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। और वहाँ अब देखिए मेरा बस यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ इतना है, यही हमने बिहार जो लिकर केस के बारे में जब डिस्कस किया था, तो और वो यही यहाँ पे भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो क्या वहाँ पे बैन जस्टिफाइड है लिकर का कि नहीं है, हमने बहुत सारे एडिटोरियल्स भी डिस्कस किए थे। तो तब भी जो बिहार के CM थे नीतीश कुमार जी ने, उन्होंने यही कहा था कि अगर किसी की जान जा रही है तो मुझे इसके लिए कोई सिंपैथी नहीं है, कोई मेरे दिल में दया का भावना नहीं आती, क्योंकि जब मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप शराब पियोगे तो आप मरोगे, बस बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि क्या अगर आपको डोमेस्टिक वायलेंस या इस तरह की चीजें हटानी है तो क्या बैन लिकर पे सही चीज है, क्योंकि बैन की वजह से जो सस्ती लिकर है, जो इलीगल लिकर है, वो बिकने लगी, राइट। और जैसे हम हूट ट्रेजेडी कहते हैं, तो क्या एक्सट्रीम स्टेप लेना सही है, ये क्वेश्चन वहां से उठ के आता है। अब वैसे ही यहाँ पे ऑल्दो देखिए उसके फॉर भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है इस तरह के बैन के जितने अगेंस्ट, ठीक है, मैं उसमें नहीं जा रही क्योंकि हम दोनों ही पक्ष डिस्कस कर चुके हैं। इधर भी चाइल्ड मैरिज एक बहुत बड़ा इशू है डेफिनेटली, और इसको कर्व करना, अब देखिए इतने साल हमें आज़ाद हुए हो गए, इतना प्रोग्रेशन एंड ऑल ऑफ दैट हो रहा है, उसके बाद भी चाइल्ड मैरिजेस राजस्थान में और बहुत सारी जगहों पे जो एग्जिस्ट करती हैं, इट्स अनथिंकेबल बट इट इज़ अ थिंग।
लेकिन क्या इस तरह के रैम्पेंट अरेस्ट्स के 4000 2000 लोगों का इकट्ठा अरेस्ट होगा, इस तरह की जो चीज़ें, राइट, यहाँ पे 2258 पीपल वर अरेस्टेड, अभी 1-2 दिन ही हुए हैं इन स्टेप्स को शुरू हुए, तो क्या इस तरह की रैम्पेंट अरेस्ट्स ठीक है कि नहीं? फिर क्योंकि यहाँ पे ओवर क्राउडिंग ऑफ जेल्स एंड ऑल ऑफ दैट, असम में तो आप वैसे ही जानते हैं कि वहाँ पे जो फॉरेन ट्राइब्यूनल्स हैं तो वहाँ पे डिटेंशन सेंटर्स वैसे ही ओवर क्राउडेड हैं, ठीक है। तो खैर मैं बस अगेन, उतने ही ट्रायल मैच तो गलत है ही ना, तो अरेस्ट तो वैसे भी लॉ में से ही आ रहा है ना, अरेस्ट ऐसा तो नहीं है कि खुद से आ रहा है, तो वहां तो जस्टिफाइड है जो असम की सरकार है, क्योंकि वो खुद से तो नहीं बना रहे अरेस्ट की कुछ इलीगल कर रहे हैं, लॉ में लिखा है अरेस्ट होगा तो हो रहा है। लेकिन क्या इस तरह के जो रैम्पेंट अरेस्ट हैं, क्या वार्निंग सही रहता है, क्या उसको कब प्रिवेंशन करना ज़्यादा ज़रूरी है, या बाद में रिटेलिएटरी मेजर्स लेना? तो ये एक डिबेट है जिसमें आपके खुद के ओपिनियंस इवॉल्व होने चाहिए, ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अराउंड 11:30 सैटरडे मॉर्निंग द क्राइज आउटसाइड द लहारी घाट पुलिस स्टेशन। अब देखिए यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हैं कि कैसे जो रिलेटिव्स हैं बहुत सारे, देखिए जो जिसने चाइल्ड मैरिज की, यानी कि एक इंसान ने, एक लड़के ने जिसने किसी एक माइनर के साथ शादी की है, उसको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन उस माइनर से अब उसका एक बच्चा भी है, 1.5-2 साल पहले शादी हुई थी। तो अब वो एक यहाँ पे वो वुमेन है, वो कह रही हैं कि देखिए मेरे पास तो 1 रुपये भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है मेरे पास कि मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगी, खुद को कैसे पालूंगी। हुई है हमारी 1.5 साल पहले, मैं थी माइनर तब, लेकिन अभी मैं 18 साल की हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ? आपने अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन अब व्हाट शुड आई बी डूइंग? तो उस डिबेट में से भी वही निकल के आया था, जो लिकर वाले केस में से क्या होता है ना कि आप हुच के उसमें, या लिकर कंज्यूम कोई कर रहा है उसकी जब अरेस्ट कर लेते हैं उसको, तो बिल्कुल जी हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस है, बहुत 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 बुरी बात है। और वहाँ की जो बिहार की विमेन है वो भी ये कहती हैं कि पहले छोटी छोटी बातों पे आके अड़ जाना और बेफालतू की वहीं पे अड़े रहना और मारना पीटना बहुत होता था, जो अब कम है। और शराब नहीं पीते तो जो पैसा बच जाता है वो बच्चों की पढ़ाई में यूज होता है, विच इज़ ऑफ कोर्स गुड। बट द फैक्ट इज कि अगर हम बहुत सारे और केसेस देखेंगे तो वहाँ पे जो जेल में जा रहा है इंसान, जिसको लिकर कंज्यूम करने की वजह से, बैन को वॉयलेट करने की वजह से, पर उसकी जो वाइफ है, वो अपने गहने गिरवी रख के, घर पे कुछ नहीं है क्योंकि ब्रेड अर्नर जो था वही चला गया है ना, वो अरेस्ट हो गया उसका, तो गहने गिरवी रख के, घर गिरवी रख के, अगर जो छोटी सी जमीन है उसको बचा रही है अरेस्ट से, है ना, और कुछ बच्चों को पालने के लिए नहीं है, तो जिस पर्पस के लिए आया था कि क्या वो सॉल्व हो रहा है? ये तो और जिस इंसान को जो बिल्कुल गरीब था वो तो और गरीब हो गया। तो फिर एक सजेशन जो इकोनॉमिस्ट द्वारा दिया जाता है वो ये है कि देखिए, सिंपल सी बात है, लिकर वाली केस में, तो लिकर वाले केस में ये हो सकता है कि आप टैक्स बहुत ज्यादा लगाइए, विन विन सिचुएशन है, इतना ज्यादा टैक्स होगा तो ऑफ कोर्स जो लेने वाला है वो भी 100 बार सोचेगा लेने से पहले, और सरकार के लिए भी अच्छा ही है ना, बिहार के पास और रेवेन्यू आएगा। अब देखिए बिहार जो है वो बहुत सारे रेवेन्यू फॉरगो कर रहा है जस्ट बिकॉज वहां पे लिकर नहीं बेचती। बाकी देखिए तमिलनाडु, पंजाब तो खैर, तो वहां पे तो कुछ ज्यादा ही, वहां पे थोड़ा सा रुकने की भी जरूरत है। खैर, इनका रेवेन्यू बहुत आता है, बहुत सारी स्टेट्स का जो मैक्सिमम रेवेन्यू है, जीएसटी के बाद तो इन्हीं सारी चीज़ों से रेवेन्यू आएगा ना, वो फोरगो कर रहे हैं वो लोग, तो इस उनके लिए भी अच्छा है, जो रेवेन्यू आएगा उससे अवेयरनेस जनरेशन कर सकते हैं आप, तो ये एक विशियस साइकिल बन जाएगी, है ना, वर्चुअस साइकिल थोड़ी उनके लिए। तो वही उस तरह की डिबेट कहीं ना कहीं यहाँ भी एक्सटेंड होती है। What made the Adani Group call off its FPO? अब देखिए यहाँ पे हम न्यूज़ तो बिल्कुल डिस्कस करेंगे ही, क्या यहाँ पे शेल कंपनीज का हम देख रहे हैं जो अलीज्ड इन्वॉल्वमेंट। लेकिन इससे पहले कि हम इस आर्टिकल को डिस्कस करें, हम शुरुआत में ही देख लेते हैं कि आईपीओ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आईपीओ क्या होता है और एफपीओ क्या होता है, कि सब कुछ आपको पता ही होना चाहिए। देखिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसे हम आईपीओ कहते हैं, ये एक आप कह सकते हैं पहला इवेंट होता है जब एक कंपनी गोज पब्लिक। ये चीज आप यहाँ भी पढ़ेंगे, यहाँ अभी हम पढ़ेंगे आगे। सो आईपीओ इज एक्चुअली द फर्स्ट टाइम अ कंपनी गोज पब्लिक। मतलब जब हम कहते हैं कि अगर एक कंपनी हैज गॉन पब्लिक, तो उसका मतलब क्या है? फिर आप सोचेंगे अरे ये क्या इंग्लिश बोलती, ये तो बिल्कुल ही समझ नहीं आई।
Okay, so it means that a company has offered its shares to the public at large and is ready to get listed at the stock exchanges of the country. यानी कि ये कंपनी इससे पहले किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं थी, ना ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, ना ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। पहली बार जब ये कंपनी सोचती है कि अब मुझे लिस्ट होना है बीएसई पे या एनएसई पे या दोनों पे, तो मैं क्या इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी कंपनी के शेयर्स ऑफर करने पड़ेंगे ना, पहली बार, क्योंकि अभी आप लिस्टेड भी नहीं है। तो पहली बार जब आपके शेयर्स पब्लिकली ट्रेड होंगे, इट इज नोन एज आईपीओ। इनिशियल का मतलब ही है पहली बार, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पहली बार पब्लिक को आपने शेयर्स ऑफर किए, ये है आईपीओ का मतलब, मतलब। अब देखिए, आप जानते हैं जब एक कंपनी सेटअप होती है, अभी छोड़िए आईपीओ एफपीओ, सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक रैशनल इकोनॉमी डिस्कस कर लेते हैं। जब एक कंपनी आप खोलते हैं, हम जैसे एंजल टैक्स के बारे में उस दिन पढ़ रहे थे, स्टार्टअप के बारे में पढ़ रहे थे, तो जब एक कंपनी छोटी सी इस्टेब्लिश होती है तो उसको फंडिंग कहाँ से आती है? उसको उसमें कोई इन्वेस्ट करता है, उसमें एंजल इन्वेस्टर हो सकते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हो सकते हैं, कभी कभी सरकार भी उसमें इन्वेस्ट करती है। तो ये एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन ये कंपनी जब एक ऐसे लेवल पे पहुंचती है, अच्छा रेवेन्यू कमा रही है, प्रॉफिट मार्जिन है, तो अब सोचेगी ओके लेट्स एक्सपैंड, ओके आई हैव टू एक्सपैंड माई सेल्फ, आई एम गेटिंग गुड ऑफर्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो अब मुझे अपने आप को एक्सपैंड करना है, क्योंकि लेकिन अब एक्सपैंड करना है तो अब जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो एंजल इन्वेस्टर्स वगैरह ने की, वो तो इनसफिशिएंट हो गई, क्योंकि आप तो एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये कंपनी क्या सोचेगी कि अब मुझे आईपीओ लॉन्च करना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। अब मुझे अपने आप को लिस्ट करना पड़ेगा एक्सचेंजेस पे, और वो कैसे हो सकता है? जब मैं अपनी ये फंडिंग अपने कुछ शेयर्स ट्रेड करके बेच के, है ना, तो बेसिकली कमाऊंगी। सो दैट इज नोन एज बेसिकली आईपीओ। ओके, इससे क्या होगा कि थोड़ी सी मेरी जो पार्ट ओनरशिप है वो शेयर होल्डर्स के पास चली जाएगी, बट ऑफकोर्स आई वुड गेट द फंडिंग, आई कैन से उस फंडिंग से, अगर मैंने कोई डेट लिया हुआ था पहले अपनी कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए, मैं उससे उसको भरपाई कर दूंगी, इस डेट की भरपाई कर दूंगी, या फिर से उस वही जो इस ऑफर से बेसिकली मेरे पास जो पैसा आएगा मैं उससे एक्सपैंड कर लूंगी। इट कैन गो आइदर वेज, राइट? और अगर हम, ये तो हमने कंपनी के लिए देख लिया, मेरे लिए, मेरी कंपनी के लिए क्या अच्छा हो सकता है। अगर इन्वेस्टर्स के लिए क्या मतलब है आईपीओ का, हम वो भी देख लेते हैं। तो अगर से यू आर एन इन्वेस्टर इनटू माय कंपनी, so you will buy a share or a number of shares in my company, that means you're getting part ownership, जैसे कि मैंने आपको बताया, in my company. So once a company goes public, इसके पास बेसिकली बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ऑफ कोर्स आप बाकी इन्वेस्टर्स को तो इनिशियल पब्लिक ऑफर के तहत बाकी इन्वेस्टर्स को तो बेच ही सकते हैं अपने शेयर्स को, लेकिन आप क्या करते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स भी लेके आते हैं, जिसे हम ईसॉप कहते हैं। यानी कि जो आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज जो हैं आपके, बेसिकली आप उन्हीं को ओनर्स बनाएंगे अपने। ये एक आपके लिए एथिक्स का भी एग्जांपल है, कैसे जो जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है उसके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। और बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय को आप अपना स्टॉक बेचेंगे तो उसके पास थोड़ी सी ओनरशिप आएगी। देखिए, जब उसके पास ओनरशिप आएगी तो उसको भी लगेगा जी हाँ मुझे काम करना है, क्योंकि मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी बढ़ेगी, मेरे को प्रॉफिट मिलेगा अल्टीमेटली इस चीज़ का। तो वो जो रेड टेपिज्म, करप्शन और इनएफिशिएंसी और फाइल पड़ी है तो पड़े रहना, वो चीज़ भी यहाँ से सॉल्व होती है। तो ये भी आईपीओ में हो सकता है। नाउ व्हाट इज एन एफपीओ, जिसे हम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहते हैं। अब देखिए, आपको तो नाम से ही पता चल रहा है, फॉलो ऑन, यानी कि आईपीओ को जो फॉलो करता है वो एफपीओ होता है। आईपीओ के बाद बेसिकली जो हो सकता है वो एफपीओ होता है। ठीक है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, यहाँ पे भी ऑफर तो पब्लिक को ही हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी जो कंपनी है वो ऑलरेडी लिस्टेड है आप स्टॉक एक्सचेंज पे, समझ गए ना? अब आईपीओ से पहले नहीं लिस्टेड थे, अब तो आप लिस्टेड हैं, क्योंकि आप तो आईपीओ के बाद वाला एक ऑफर दे रहे हैं अब। तो ये बेसिकली क्या है कि आप इस पर्टिकुलर ऑफर में क्या करते हैं, यू गिव एन एडिशनल इशू। ठीक है, एडिशनल इन द सेंस, आप पहली बार अपने कुछ कुछ शेयर्स बेच चुके थे, अब आपने और शेयर्स बेचने की सोची है इस बार। ठीक है, तो वो बेसिकली एफपीओ का कॉन्सेप्ट होता है। सो यू डू दिस बिकॉज यू वांट टू रेज एडिशनल कैपिटल, और बेसिकली ये कुछ कुछ चीज़ें आप समझ सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था डाइल्यूटिव और नॉन डाइल्यूटिव एफपीओ के बीच में डिफरेंस। अब डाइल्यूटिव आप बहुत ध्यान से समझिए, आदि तो जो देखिए जो शब्द होता है ना, शब्द से समझ आ जाता है। आईपीओ के शब्द से समझ आ रहा है उसका मतलब क्या है, एफपीओ के शब्द से समझ आ रहा है उसका मतलब क्या है, वैसे ही डाइल्यूटिव से आपको समझ आना चाहिए कि डाइल्यूटिव का मतलब क्या है। तो डाइल्यूटिव एफपीओ का मतलब होता है जब एक कंपनी है, ओके, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी एडिशनल नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में लेके आ रही है पब्लिक के लिए, है ना, दे कैन बाय इट, दे कैन बाय द शेयर्स। लेकिन कंपनी क्या करती है, अपनी कंपनी की वैल्यू उतनी रख रही है।
The value of the company remains the same, but shares become larger in number of shares बढ़ जाते हैं. तो आप बिल्कुल अपना दिमाग लगाइए, इससे क्या होगा कि जो प्राइस ऑफ शेयर है वो कम हो गया ना. आप समझिए, पहले अगर 100 रुपए है, 100 रुपए में से अगर पहले 5 शेयर्स निकल रहे थे, है ना, तो वो 20 रुपए प्रति शेयर था उसका प्राइस. लेकिन अभी अगर मैंने उसको नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिए और सपोज कीजिए कि मैंने उसको 10 कर दिया, तो अभी क्या है, 10 रुपए प्राइस है. तो दिस इज डाइल्यूटिव. व्हेन आई डाइल्यूट द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर शेयर, दिस इज नोन एज डाइल्यूटिव एफपीओ, जिससे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं लेकिन उसका वैल्यूएशन उतना ही रहता है कंपनी का. ओके और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. और नॉन डाइल्यूटिव, अब नॉन डाइल्यूटिव से आपको फिर ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि इसमें जो प्राइस ऑफ शेयर है वो नहीं डाइल्यूट होगा. ठीक है, तो क्या होता है, व्हेन डज इट टेक प्लेस, व्हेन द लार्ज शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी लाइक द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द फाउंडर्स, वो अपने जो उनके प्राइवेटली हेल्ड शेयर्स होते हैं वो मार्केट में बेच देते हैं. बड़े बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास तो बहुत शेयर होगा, है ना. तो ऐसे ऐसे जो फाउंडर्स हैं कंपनी के, उनके पास तो बहुत सारा शेयर होगा, वो प्राइवेटली हेल्ड है ना, उनके शेयर हैं, तो वो उसको मार्केट में बेच देते हैं. इससे क्या हुआ, एक आप कह सकते हैं इससे नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज नहीं हुए हैं. ओके, बस पब्लिक के लिए पहले जो शेयर अवेलेबल नहीं थे वो उनके लिए अवेलेबल हो गए हैं. ओके और साथ ही में इट डज नॉट डू एनीथिंग टू द कंपनीज वैल्यूएशन. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इट. प्राइस ऑफ शेयर डज नॉट गेट डाइल्यूटेड हियर. तो ये बात आपको पता होनी चाहिए. ओके लेट मी जस्ट चेक कि यहाँ पे ओके. और देखिए साथ में यहाँ पे ये सारी बातें तो आपको पता ही होंगी जो आप अपने अगर आईपीओ और एफपीओ के बीच में 4 स्टेटमेंट्स आ जाएं ऑफ डिफरेंस या 3 स्टेटमेंट्स आ जाएं ऑफ डिफरेंस, तो आईपीओ इज द फर्स्ट इशू ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी व्हाइल एफपीओ इज द इशुएंस ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी टू रेज एडिशनल कैपिटल आफ्टर आईपीओ. ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, आई थिंक ये एक बेसिक डिफरेंस है आईपीओ और एफपीओ के बीच में जो आपको पता होना चाहिए. जो एफपीओ है, एक्चुअली FPO is a cheaper and a safer option as compared to an IPO. ये स्टेटमेंट डेफिनेटली आपके प्रीलिम्स में आ सकती है. क्यों, ये सही है. देखिए खुद बिल्कुल यहाँ पे भी लॉजिक लगाने की कोशिश कीजिए. कुछ यहाँ पे रटने वाली बात है ही नहीं. समझिए, जब पहली बार मैं अपनी कंपनी के स्टॉक्स को लिस्ट कर रही हूँ, है ना, मैं अपने कंपनी के शेयर्स को मार्केट में ट्रेड करने की सोच रही हूँ, तो ऑफ कोर्स वो रिस्की होगा किसी के लिए भी उसमें इन्वेस्ट करना, क्योंकि इतना खास पता है नहीं है मेरे को उस कंपनी के बारे में. रिस्की होगा, आप समझ रहे हैं ना. सेफर नहीं है आईपीओ इतना, लेकिन एफपीओ सेफर है क्योंकि आपको पता है ये कंपनी कैसी है, अच्छी है, व्हाट इज इट्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, हाउ डज द बिजनेस रन एंड ऑल ऑफ दैट. तो यू हैव एन आइडिया अबाउट द कंपनी, द इन्वेस्टर्स हैव द आइडिया. सो एफपीओ इज डेफिनेटली अ सेफर ऑप्शन. नाउ हाउ इज इट चीपर. चीपर कैसे है, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे डाइल्यूटिव में हम देखें तो डाइल्यूटिव में कहीं ना कहीं नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं और वैल्यू ऑफ द कंपनी सेम रहती है, तो बिकम्स जो आईपीओ है वो एक्सपेंसिव होता है क्योंकि पहली बार ही शेयर्स आ रहे हैं, और दूसरे वाला चीपर होता है. तो ये आई थिंक आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकता था. अब हम यहाँ देख लेते हैं कि स्टोरी क्या है. अब आप जानते हैं अडानी एंटरप्राइजेस ने लास्ट वीक डिसाइड किया है कि वो अपने 20,000 करोड़ रुपए के जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर था उसको उन्होंने कॉल ऑफ कर लिया कि हम अब एफपीओ नहीं कर रहे, हम नहीं ऑफर कर रहे इस तरह वाले शेयर्स. और जो भी अभी तक के इन्वेस्टर्स थे जिनसे हमने अभी पैसा लिया हुआ था, जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड इन्वेस्टर्स जिन्होंने ठाने लिया था कि एफपीओ के तहत ये बेसिकली उन्होंने शेयर्स खरीदने हैं, वो हम उनको पैसा वापस कर रहे हैं. द अडानी ग्रुप हैज सीन द स्टॉक्स, बिकॉज आप जानते हैं कि किस तरह से उनके जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं उनका हम क्रैश देख रहे हैं, वो भी स्टीपली, causing its overall market capitalization to drop by rupees 9.11 lakh crore. A report by US, आप जानते हैं सब कुछ क्यों हुआ है. यूएस की एक फर्म है हिंडनबर्ग रिसर्च, उन्होंने जनवरी 24 को क्या बोला है, एक्यूजिशन लगाई है अडानी ग्रुप के ऊपर स्टॉक मैनिपुलेशन की एंड अकाउंटिंग फ्रॉड की. लेकिन ग्रुप कहता है कि हम आपको स्ट्यू करेंगे. अडानी ग्रुप कहते हैं, वो कहते हैं जी बिल्कुल वेलकम, कम, हम तो वेट ही कर रहे हैं आपको आपके इस लॉ सूट का, आइए सू करिए हमें. तो उनको कोई डर नहीं है. उन्होंने बोला आप हमारे पे केस चला दो, पर हमने आपसे कुछ 80 के करीब प्रश्न पूछे हैं, उसका उत्तर दे देना प्लीज हमें आके. ठीक है, तो उसका लेकिन अभी तक कोई उत्तर खास आया नहीं है. व्हाट इज द फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ये सब कुछ हम देख चुके हैं. इट इज वेयर इन अ कंपनी दैट इज ऑलरेडी पब्लिकली लिस्टेड इन द, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज ऑलरेडी पब्लिकली लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट इशूज.
It issues additional shares to investors. During an FPO, a company could decide to issue fresh shares to investors. और अब देखिए यहाँ पे फ्रेश वर्ड समझ के कंफ्यूज मत हो जाना कि ये तो फ्रेश लिखा है तो आईपीओ से रिलेटेड होगा। अरे मतलब फ्रेश शेयर्स का मतलब है जो पहले किसी को नहीं दिए हुए थे। जरूरी थोड़ा है कंपनी पहले ही बिल्कुल सब कुछ बेच दिया होगा उसने इनिशियल पब्लिक ऑफर में ही। कुछ फ्रेश शेयर्स होंगे वो बेचे उसने, है ना, वो किसी की, समझ रहे हैं ना, फ्रेश शेयर्स टू द इन्वेस्टर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन द कंपनी। मतलब ये जो बेसिकली शेयर्स हैं जो खुद की कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको भी बेचे जा सकते हैं, एम्प्लॉयज को भी बेचे जा सकते हैं, ठीक है। could decide to sell there। और साथ ही में देखिए क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी अभी शेयर्स हैं तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। वो एफपीओ के तहत क्या कर सकते हैं, जो उनके पास शेयर्स हैं उसको बेच सकते हैं अगर उनको कंपनी एग्जिट करने का मन है। तो एफपीओ में ये एक एडिशनल फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। एन एफपीओ इज सिमिलर टू एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक्सेप्ट दैट एन आईपीओ refers to the issuance or sale of shares by a company to investors when it taps into the public market for the first time। Companies can float an FPO to raise equity capital for various reasons such as to pay off debt or to improve their capital structure। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। कभी कभी अपना जो डेट पे बैक करना होता है किसी को, किसी से हमने लोन लिया हुआ है तो कहाँ से पैसा आएगा, अपने शेयर्स बेचिए कंपनी में से और जो पैसा आएगा उससे आप अपना डेट पे कर दीजिए, ठीक है। या फिर अगर आपने अपनी कंपनी का कैपिटल एक्सपैंड करना है तो उसमें लगा दीजिए। FPOs कैन ऑल्सो बी अ वे फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं अगर दे वांट टू एग्जिट द कंपनी ऑल टुगेदर व्हाट दे कैन डू इट, आप फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के तहत उसको बेचिए और जाइए। अडानी एंटरप्राइजेज द फ्लैगशिप होल्डिंग कंपनी ऑफ द अडानी ग्रुप प्लान टू रेज 20,000 rupees 20,000 crore through an FPO that closed last week। The FPO suddenly came। अब देखिए आप जानते हैं FPO स्क्रूटनी में क्यों आ गया, क्योंकि अचानक से काफ़ी स्टीप फॉल देखा इन द प्राइस ऑफ इट्स स्टॉक, क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने यह बताया कि बहुत सारी रॉन्ग डूइंग्स की हैं अडानी ग्रुप ने, है ना। सो देयर वर डाउट्स अबाउट वेदर द शेयर्स ऑफर्ड। अब देखिए डाउट ये था कि जो शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं ड्यूरिंग दिस एफपीओ ये क्या पूरी तरह से बेचे भी जा पाएंगे या नहीं, जितना उन्होंने प्राइस रखा है उतने प्राइस पे। क्योंकि जो जिस प्राइस पे एफपीओ इन्होंने बेसिकली रखा ना, जिस प्राइस पे बेचने की बात की थी, इट वाज वे अबव द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी स्टॉक एट दैट टाइम। तो और ऑफ कोर्स जब आपने ये दिखाना है, ऐसा हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि जब आपको ये दिखाना है कि इस प्राइस पे भी, इस बढ़े हुए प्राइस पे भी कितने सारे लोगों ने देखिए ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है खरीदने के लिए एंड ऑल ऑफ दैट, तो बाकी लोग भी हो जाएंगे यार कंपनी कुछ ज़्यादा ही शानदार है, इसीलिए तो इतने महंगे प्राइस पे भी लोग खरीद रहे हैं, कंपनी इज डूइंग प्रीटी ग्रेट, सो वी शुड बी गोइंग अहेड विद द परचेज ऑफ इट, द परचेज ऑफ द शेयर्स। तो इस तरह से हिंडनबर्ग रिसर्च का कहना है कि कुछ इन्होंने शेयर कंपनीज एस्टैब्लिश की या की हुई थी शेयर कंपनीज ऑलरेडी, एक उनसे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, उन्होंने बोला कि देखिए आप प्लीज़ ये जो हमारे सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ये एफपीओ वाले शेयर्स की बढ़े हुए प्राइस पे, जिससे सबको लगेगा कि कितने सारे लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। तो ये बेसिकली पूरा क्रक्स है। Why did Adani Enterprises call off its FPO and opt to return the money to investors? अब देखिए ये आप एग्जाम्पल अपने GS4 के कॉर्पोरेट एथिक्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अडानी एटलीस्ट, अब देखिए अब फॉर अगेंस्ट कुछ भी हो सकता है, आपको एग्जाम्पल से मतलब है, बहुत फालतू घुसने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे बस यही लिखा है, जैसे अडानी जी ने कहा कि देखिए मैं इसलिए कॉल ऑफ कर रहा हूँ एफपीओ को और रिटर्न कर रहा हूँ इन्वेस्टर्स को उनकी मनी, क्योंकि इट वुड नॉट बी मॉरली करेक्ट, है ना, अगर, क्योंकि सबको पता है कि मेरी कंपनी इज नॉट डूइंग ग्रेट एट दिस टाइम और इतना वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में इट वुड बी लाइक इन्वेस्टर्स को लॉसेस से एक्सपोज करना, उनको और लॉस झेलना पड़ेगा जस्ट बिकॉज कंपनी इज नॉट डूइंग वेल। तो पहले सब कुछ सबसाइड हो जाए, सेटल हो जाए, उसके बाद देखेंगे अब एफपीओ के बारे में। तो ये एक मॉरल प्रैक्टिस आप इसको कह सकते हैं, एफपीओ यानी कि इन्वेस्टर्स को रिटर्न कर देना उनका पैसा सारा। एफपीओ floated by Adani Enterprises was fully subscribed thanks to support from large institutional investors and high net worth individuals। The shares were fully subscribed despite the fact that the shares were priced above the public market price। जैसे कि मैंने आपको बताया, the shares that were allocated to be sold to retail investors and employees of the company। देखिए ये वाले शेयर्स तो चलिए ठीक है सब्सक्राइब था, लेकिन जो शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स, आप और हमारे जैसे जो इंडिविजुअल्स या फिर कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए थे, वो अंडर सब्सक्राइब्ड थे अमिड दी एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी जो बेसिकली अडानी के स्टॉक्स देख रहे थे, क्योंकि 12% और 55% ही इस तरह के शेयर्स बिक पाए। 12% किसके लिए थे, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, उस रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो थे उसमें से 12% सब्सक्राइब हो पाए थे और एम्प्लॉयज के लिए केवल 55%।
Okay, critics of the Adani Group speculated that FPO that was floated by Adani Enterprises and fully subscribed last week may have been manipulated by the company. तो वही चीज़ यहाँ पे manipulation मैंने आपको बता दिया FPO का उसका मतलब क्या है. They argued that large investors may have been coaxed into investing in the FPO by Adani Group to achieve full subscription. वही चीज़ जैसे यहाँ पे यूएस बिलियनियर इन्वेस्टर हैं जो और शॉर्ट सेलर विलियम एक्मैन, उन्होंने कहा कि क्या कहा है उन्होंने कि एफपीओ रिग्ड था. और साथ ही में जैसे यहाँ पे क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं, जो एलारा कैपिटल है इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल, ये कंपनीज बेसिकली इन्होंने अंडरराइट किया था एफपीओ को. और ये शेल कंपनीज हैं. अगर हम इनका ओनरशिप ऑपरेशन सब कुछ देखें तो शेल कंपनी है, मतलब कुछ नहीं है, कोई फंक्शन कोई ऑपरेशन इन्होंने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया आज तक. ऐसी बस इस तरह का मैनिपुलेशन करना हो तो ये सब कर देते हैं. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट अ शेल कंपनी इज. इट शुड बी नोटेड दैट द रिपोर्ट. तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, व्हाट लाइज अहेड. अब आप जानते हैं जो बहुत सारी ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट था ही नहीं. बहुत सारी जो जैसे क्रेडिट यूज वगैरह, उन्होंने जो प्राइवेट कंपनीज को जो लोन देती हैं, तो प्राइवेट कंपनीज कोलेटरल के रूप में जब आप किसी से लोन देते हो तो कुछ तो कोलेटरल रखोगे. तो इस तरह के जो बॉन्ड्स थे अडानी की कंपनियों के, उन्होंने दिया कोलेटरल के रूप में, उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया. ऐसे बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो अब अडानी के बॉन्ड्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही है एज कोलेटरल. तो आप देख सकते हैं एक क्राइसिस सच में है. और अडानी की डेट ऑब्लिगेशंस भी हैं. आई थिंक कुछ आने वाले समय में उन्होंने कुछ $500 मिलियन के करीब भरना है, जो वो इस तरह के एफपीओ से पैसा जो भी जनरेट होता वो उससे भर सकते थे. पर अभी लेट्स सी क्या होता है. उनको कैश विद इन द कंपनी यूज करके या और तरह के माध्यमों से वो डेट ऑब्लिगेशन भरनी पड़ेगी. व्हाई हैव मैनग्रोव्स गॉट अ बजट पुश? तो हम देख लेते हैं. यूनियन बजट 2023-2024 ने अनाउंस किया है एक इनिशिएटिव फॉर मैनग्रोव प्लांटेशन अलोंग द कोस्ट लाइन एंड ऑन सॉल्ट पैन लैंड्स, जिसका नाम है मिस्टी, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स. यानी कि इनके तहत बेसिकली इस मिस्टी इनिशिएटिव के तहत मैनग्रोव प्लांटेशन होगा. मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स. अब देखिए मैनग्रोव्स क्यों हेल्पफुल है, क्यों ही बढ़ाना है मैनग्रोव को, कुछ और बढ़ा दो, बबूल लगा दो, कुछ भी लगा दो, क्या ही फर्क पड़ता है. लेकिन मैनग्रोव अब आप जानते हैं जो हमारी 2070 तक हमने क्लाइमेट न्यूट्रलिटी और COP27, 28 इस तरह की चीज़ों के चलते हुए बहुत ज़रूरी है मैनग्रोव्स को पुश करना, मैनग्रोव्स की कल्टिवेशन को, प्लांटेशन को सॉरी, पुश करना. क्यों? क्योंकि मैनग्रोव्स क्या है, दे आर सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट कम्युनिटीज जो फाइंड होते हैं कहाँ पे, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इंटरटाइडल रीजन्स में. ओके, दे आर इम्पॉर्टेंट रिफ्यूज ऑफ कोस्टल बायोडाइवर्सिटी. आप जानते हैं एक्सट्रीमली रिच इन बायोडाइवर्सिटी, और कैसे ये बायोशील्ड की तरह एक्ट करते हैं अगेंस्ट एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स लाइक फ्लड्स, स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स एक्सेट्रा. उसके खिलाफ ये बायोशील्ड की तरह एक्ट करते हैं. अब देखिए ये स्टेटमेंट एज इट इज आ सकती है, मे भी ऐसा लिखा हो मैनग्रोव्स आर फाउंड ओनली इन ट्रॉपिकल इंटरटाइडल रीजन्स. अरे नहीं, सब ट्रॉपिकल में भी पाए जाते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. विद द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड फ्रीक्वेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स लूमिंग, लार्ज प्लांटिंग मोर मैनग्रोव्स इज अ वेलकम डेवलपमेंट फॉर इंडिया. क्योंकि हमारे पास कोस्ट लाइन ही इतनी है 7500 किलोमीटर, और कोस्ट लाइन बड़ी है तो ऑफकोर्स कोस्ट लाइन से रिलेटेड जो कोस्ट रिलेटेड क्लाइमेटिक इवेंट्स, एक्सट्रीम फ्लड के, साइक्लोन्स के, स्टॉर्म्स के, वो और बढ़ रहे हैं, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स फॉर एग्जांपल. तो कोस्ट लाइन को यूज कीजिए, उसमें मैनग्रोव प्लांटेशन कीजिए. 7500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है आपकी. वेयर डू मैनग्रोव्स ग्रो इन इंडिया? कहाँ उगते हैं बेसिकली मैनग्रोव्स? ये आई थिंक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए, एज इट इज नंबर पता होना चाहिए. आई थिंक ये तो आपके स्टैटिक मटेरियल में होता है. इट इज़ रिटन देयर ऑल्सो के 9 स्टेट्स हैं और 3 यूटीज़ हैं जहाँ पे मैनग्रोव्स बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. ठीक है, तो ये तो आई थिंक आपको पता होगा. जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड मैनग्रोव्स 2022 रिपोर्ट है बाय ग्लोबल मैनग्रोव अलायंस, इट पुट्स द टोटल मैनग्रोव कवर ऑफ द वर्ल्ड एट अराउंड 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 14.7 मिलियन हेक्टेयर्स में मैनग्रोव्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वर्ल्ड में. इंडिया के पास कितना है? इंडिया हैज अराउंड 0.49 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ मैनग्रोव्स, यानी कि 4,992 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ मैनग्रोव्स. ये कौन सी रिपोर्ट बताती है? आप जानते हैं 2021 में जो आई थी, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट. ओके, तो मैनग्रोव्स इन इंडिया आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस 9 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज. यू मस्ट रिमेंबर इट, 3
यूनियन टेरिटरीज एंड 9 स्टेट्स। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट मैनग्रोव कवर है 2114 स्क्वायर किलोमीटर। देखिए अराउंड 4992 में से 2114 स्क्वायर किलोमीटर है ही यहाँ पे। देखिए तो आपको कंफ्यूज करने के लिए गुजरात लिखा हो सकता है, ऐसे इस तरह के कुछ कोस्टल स्टेट्स लिखी हो सकती है मैनग्रोव्स के लिए, जो आपको पता होना चाहिए। So the report also points out that there has been an increase, और ये भी आपको पता होना चाहिए बाई चांस 6 स्टेटमेंट ये लिखी हुई है there has been a slight decrease, a slight salute करके आपको बेसिकली बहुत परेशान करती है, या फिर ड्रास्टिक इंक्रीज ड्रास्टिक डिक्रीज है ना, ऐसा ये दिस एब्सोल्युटली लव्स टू डू दिस यूपीएससी राइट। तो आपको पता होना चाहिए देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन अ मैनग्रोव कवर फ्रॉम 4046 स्क्वायर किलोमीटर इन 1987 to 4992 स्क्वायर किलोमीटर इन 2021, ऑल्दो आपको डेटा 2019 का भी पता होना चाहिए। However, like most other countries, in India too, mangrove ecosystem faces constant pressure due to increasing population in coastal areas, because everybody wants to settle down in the coastal areas, given the kind of कन्वीनियंस इट कम्स अप विद, है ना। तो इसीलिए वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, राइजिंग डिमांड है लैंड की, टिम्बर की, फॉडर की, फ्यूल वुड की, बाकी नॉन वुड प्रोडक्ट्स की लाइक फिशरीज, है ना। तो इसीलिए द ट्री स्पीशीज दैट फॉर्म अ मैनग्रोव फॉरेस्ट और इकोसिस्टम आर ब्रॉडली, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रू मैनग्रोव्स और मैनग्रोव एसोसिएट्स के बारे में पता होना चाहिए। ट्रू मैनग्रोव्स आर द वंस विच डिस्प्ले मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस for a high saline mangrove ecosystem such as pneumatophores, vivipary or cryptovivipary germination and salt secreting cells। देखिए जब मैंने आपको कहा कि जो बेसिकली मैनग्रोव्स हैं, मैनग्रोव्स आर हेलोफाइट्स, है ना, दे कैन सर्वाइव इन हाईली एंड एक्सट्रीमली सलाइन इकोसिस्टम्स। तो अब वो सर्वाइव कर पा रहे हैं तो कुछ तो उनके शरीर में है, यानी कि उनके कुछ स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स वो एम्प्लॉय करते होंगे, डिप्लॉय करते होंगे सॉल्ट के अगेंस्ट। तो सॉल्ट सिक्रीटिंग सेल्स हैं उनके पास, वो न्यूमैटोफोर्स हैं उनके पास, वीवीपेरी या क्रिप्टो वीवीपेरी जर्मिनेशन करते हैं। तो इसके माध्यम से ट्रू मैनग्रोव जो होते हैं वो इस तरह की मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस के माध्यम से, यानी कि उनके जो स्ट्रक्चरल अपीयरेंस से रिलेटेड उनकी फिजिकल अडेप्टेशंस जो हैं, ठीक है, तो ये इस तरह से एरियल रूट्स जिन्हें हम कहते हैं, सब कुछ के माध्यम से बेसिकली वो ट्रू जो मैनग्रोव्स हैं वो इस तरह की स्थिति में सर्वाइव कर पाते हैं। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। यूजुअली कहा जाता है, ये अगेन अगर आपके स्टेटमेंट पेपर में आ गई, जो क्योंकि ये एक रिसर्च आर्टिकल भी बताता है, जो ट्रू मैनग्रोव्स हैं दे आर ट्रू हैलोफाइट्स बिकॉज दे कैन ट्रूली सर्वाइव इन सॉल्टी एरिया, सलाइन एरियाज। और जो मैनग्रोव एसोसिएट्स हैं दे आर ग्लाइकोफाइट्स। ग्लाइकोफाइट्स में क्या होता है, उनमें थोड़ी सी सॉल्ट टॉलरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं, सॉल्ट सेंसिटिव आप कह सकते हो, स्लाइटली सॉल्ट सेंसिटिव ओनली, मीन स्लाइटली सॉल्ट टॉलरेंस है, पूरी तरह से नहीं। तो जो मैनग्रोव एसोसिएट्स हैं उनमें पूरी तरह से, बट दे आर नॉट ट्रू हैलोफाइट्स, वो ग्लाइकोफाइट्स हैं, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, हम यहाँ पे देख लेते हैं। और देखिए अगर 2-3 बातें आपको और जो पता होनी चाहिए कि मैनग्रोव, जो ट्रू मैनग्रोव्स हैं, दे अकर ओनली एंड ओनली इन मैनग्रोव एनवायरनमेंट। वो बेसिकली टेरेस्ट्रियल कम्युनिटीज में एक्सटेंड होते हैं, आपको कभी नहीं दिखेंगे। मैनग्रोव एनवायरनमेंट क्या होता है, जैसे अभी हमने देखा इंटरटाइडल रीजन जो होता है, इंटरटाइडल रीजन जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, दैट इज अ कम्प्लीटली मैनग्रोव एनवायरनमेंट। तो ओनली एंड ओनली मैनग्रोव एनवायरनमेंट में 2 मैनग्रोव्स उगेंगे, ओनली पढ़ के प्लीज उसको गलत मार्क मत कर देना स्टेटमेंट को, ठीक है। तो दे डू नॉट एक्सटेंड इनटू टेरेस्ट्रियल कम्युनिटीज, सो यू मस्ट नो दिस, ओके। और साथ ही में आपको ये बात, दूसरा जो पॉइंट हो सकता है जो हमने यहाँ पे ही देखा कि मॉर्फोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन होती है, जैसे एरियल रूट्स, न्यूमैटोफोर्स हमने देखा, वीवीपेरी, ये सब करके बेसिकली वो खुद को अडेप्ट करते हैं सलाइन बेसिकली एरियाज में। और आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे सॉल्ट एक्सक्रीशन, तीसरा पॉइंट याद देंगे, सॉल्ट सिक्रीटिंग सेल्स के माध्यम से जो सॉल्ट आ भी रहा है वो एक्सक्रीट करते जा रहे हैं। तो ये भी एक मैकेनिज्म है जो ट्रू मैनग्रोव्स में मिलता है हमें, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पर मुझे लगता है जो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए वो ग्लाइकोफाइट्स और हेलोफाइट्स, और साथ ही में जो टेक्सोनोमिक आइसोलेशन है फ्रॉम टेरेस्ट्रियल रिलेटिव्स, वो मैनग्रोव्स के बारे में आपको पता होना चाहिए।
ऑलराइट, सो दिस आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डन। और देखिए ग्लाइकोफाइट्स, अगर मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं, ग्लाइकोफाइट्स बेसिकली कैसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत हेल्दी तरह से ग्रो कर सकते हैं उस तरह की सॉइल्स में जिसमें वेरी लो कंटेंट ऑफ सोडियम सॉल्ट्स हैं, वो ग्लाइकोफाइट्स होते हैं। पर यूजुअली हम इसको कह देते हैं क्योंकि ग्लाइकोफाइट्स यू नो इन द सेंस बहुत हाई सेलेनिटी में नहीं रह सकते, पर फिर भी आप कह सकते हैं कम तरह की सेलेनिटी से टॉलरेंट होते हैं, तो इसलिए ग्लाइकोफाइट्स के बारे में आपको ये तो पता होना चाहिए। बॉटनिस्ट पुट द नंबर ऑफ ट्रू मैंग्रोव स्पीशीज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डेटा द हिंदू में आया है और बहुत सारे रिसेंटली जो आ रहे हैं क्वेश्चंस प्रेलिम्स में, वो हिंदू के इन तरह के एफएक्यू सेक्शन से आ रहे हैं। तो बॉटनिस्ट का ये कहना है जो नंबर ऑफ ट्रू मैंग्रोव स्पीशीज हैं भारत में, दे आर एट अराउंड 42, और मैंग्रोव एसोसिएट्स कितने हैं, 68 हैं। ओके, अ स्टेबल एंड रेजिलिएंट मैंग्रोव इकोसिस्टम रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ species to exist side by side. Experts believe that the trial and testing with field experience and monitoring for years may be required to create a new mangrove ecosystem along the कोस्ट लाइन। तो ट्रू मैनग्रोव बढ़ाने हैं तो पहले तो मैनग्रोव इकोसिस्टम बनाएंगे, क्योंकि इतने सारे और तरह की स्पीशीज का को एग्जिस्टेंस जरूरी है। व्हाट इज द इकोसिस्टम ऑफ दीज फॉरेस्ट? मैनग्रोव फॉरेस्ट आर फॉर्म्ड व्हेन देयर इज, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब इंटरटाइडल फ्लो होता है तभी इस तरह का मैनग्रोव इकोसिस्टम बन के आता है। ठीक है, जहाँ पे एडिक्वेट सेडिमेंट्स हैं ताकि जो ट्रीज हैं दे सेट डाउन देयर रूट्स एट इट, ऑल ऑफ दैट एक्सपर्ट से। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये तो पता है कि जो कोस्टल एरियाज के आसपास इंटरटाइडल रीजन में बड़ी सारी फिश होती है, तो वहाँ पे एक्वाकल्चर भी हो जाता है। लेकिन इस तरह का जो एक्वाकल्चर है ना, क्योंकि ये क्या करता है, टाइडल फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, हिंडर करता है, रोकता है, खराब करता है इस तरह के इंटरटाइडल फ्लो को, तो ये सही नहीं है किसके लिए, मैनग्रोव इकोसिस्टम के लिए। तो ये एक पॉइंट है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है पेपर में। सो फिशरीज अलोंग द कोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिंग टाइडल फ्लो इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स टू द मैनग्रोव इकोसिस्टम इन द सुंदरबंस। सुंदरबंस आप जानते हैं लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द कंट्री, तो वहाँ पे काफ़ी इंस्टेंसेस देखे जा रहे हैं ऑफ क्लियरिंग मैनग्रोव्स फॉर फिशरीज। सो ऑफ कोर्स दैट्स नॉट अ गुड थिंग, दैट्स अ कंसर्न। अलोंग द कंट्रीज कोस्ट लाइन लैंड रिक्लेमेशन फॉर एग्रीकल्चर, लैंड का यूज करना, डाइवर्ट करना एग्रीकल्चर के लिए, एक्वाकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंदर इस तरह के जो जिसको रेगुलेट करना है उसमें ये सारे इंस्टेंसेस आना, तो ऑफ कोर्स वो काफ़ी कंसर्निंग है। ओके, रिस्टोरेशन ऑफ लैंड और अलाउइंग इंटरटाइडल फ्लो बहुत क्रूशल है अगर हमको ये करना है इनिशिएटिव को सक्षम। विच एजेंसी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? कौन बेसिकली करेगा इसको इम्प्लीमेंट? मिस्टी को इम्प्लीमेंट करेगी कन्वर्जेंस ऑफ डिफरेंट स्कीम्स जैसे मनरेगा, साथ ही में कैंपा। कैंपा आप जानते हैं कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड पब्लिक अथॉरिटी, फॉरेस्ट जो एक्ट है उसके तहत। ओके, तो कैंपा फंड और मनरेगा और कुछ कुछ और सोर्सेस बेसिकली मिलके इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। ऑफ कोर्स देखिए मनरेगा में तो ऑलरेडी अगर आप केरला में जाएंगे तो मनरेगा की बहुत सारे वर्कर्स को वहाँ पे जो काम दिया जाता है वो है जो एग्जॉटिक स्पीशीज हैं, जिन्होंने नेटिव स्पीशीज का खाना खा लिया हुआ है बड़े सारे रिसोर्सेज, उनको हटाना। क्योंकि आप जानते हैं लैंटना है ना, ये सब वगैरह जो आप कहते हैं एग्जॉटिक जो प्लांट्स हैं, ग्रासेस हैं, उनको हटाना बहुत ज़रूरी है ना। तो वो सब कुछ तो मनरेगा के तहत ऑलरेडी काम चलता है, तो वो अब मैनग्रोव प्लांटेशन भी करेंगे। Organizations that have been involved in mangrove plantation say that the initiative require extensive work with local communities. क्यों? देखिए लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि एक बार ही उगा दिया तो बस ख़त्म होगी प्लांटेशन, चलिए मिष्टी कंप्लीट हो गया, नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम मैनग्रोव प्लांटेशन का सर्वाइवल रेट देखें तो 50% है और सैपलिंग्स का 60%, और 3 साल लगते हैं एक नए प्लांट को स्टेबलाइज होने में, तब तक खतरा ही रहता है कि मर जाएगा। बहुत दिक्कत आप 3 साल जब तक आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उनको ओनरशिप नहीं देंगे, देखिए आपका पौधा है, आपकी जगह, आपने इसकी देखभाल करनी है, तो कैसे हो पाएगा ये? तो इसलिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं लोकल कम्युनिटी के सहयोग की ज़रूरत है। और तो आप ये तो लोकल कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट तो हर प्रोसेस में होनी चाहिए। वैसे इन तरह के प्रोसेसेस में लोकल कम्युनिटी को हम बहुत जल्दी इन्वॉल्व करने के बारे में सोच लेते हैं, लेकिन जब उन्हीं के बेसिकली लैंड को छीन के हमें कुछ बनाना होता है तो हम उनके बारे में कभी नहीं सोचते। ओके, तो ये भी कंसर्न है। खैर, अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वन टाइम प्लांटेशन, वही चीज़ जो मैंने आपको समझा दी है। वाई इज इट क्रूशल फॉर फाइटिंग क्लाइमेट चेंज? द स्टेट ऑफ वर्ल्ड मैनग्रोव्स 2022 रिपोर्ट जो हमने भी ऊपर देखी थी, it points out that mangroves are estimated to hold up
अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, मैनग्रोव्स कैन होल्ड अप टू 4 times द अमाउंट ऑफ कार्बन एज सम अदर इकोसिस्टम्स। यानी कि कोई भी इकोसिस्टम, कोई भी फॉरेस्ट सिस्टम जितना कार्बन को होल्ड कर सकता है, उससे 4 गुना ज़्यादा मैनग्रोव्स होल्ड कर सकते हैं कार्बन को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द लॉस ऑफ, इवन तो अगर आप 1% ऑफ रिमेनिंग मैनग्रोव्स को भी लूज कर देते हैं अगर, तो वो कम से कम हमें, इट वुड लीड टू लॉस ऑफ 0.23 गीगा टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। तो वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है ना, तो आप खुद सोचिए। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। इनिशिएटिव लाइक मिष्टी इज इन लाइन विद इंडिया ऑफ कोर्स, जो हमारी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, जो हमने खुद पे वॉलंटरली अपनाई है, उसके लाइन में है। और जो साथ में हमारा, और क्या है एक हमारा IND, ये है ना कि हमें एडिशनल कार्बन सिंक बनाना है 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट का 2030 तक। तो इट इज़ इन लाइन विद दैट। और साथ ही में हमने मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट भी ज्वाइन की हुई है। कहाँ पे? 27th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज इन इजिप्ट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। तो जब आप एक आंसर लिखेंगे GS3 में या GS1 में अगर आता है, तो यही सब लिखेंगे, वर्ल्ड मैनग्रोव रिपोर्ट के बारे में लिखेंगे, मिस्टी इनिशिएटिव के बारे में लिखेंगे, मैनग्रोव अलायंस जो हमने ज्वाइन किया है उसके बारे में लिखेंगे, जो स्टेप्स लिए गए हैं उसके बारे में लिखेंगे, कैंपा, मनरेगा, ये सब कुछ लिखेंगे, राइट। यूक्रेन और रशिया ने प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो है उनको स्वैप किया है, और बॉडी जो है 2 UK वॉलंटियर्स की, वो UK को रिटर्न की गई है। आई थिंक बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। US चाइना एक्सचेंज बार्ब्स ओवर हाई ऑल्टीट्यूड सर्वेलेंस बलून। तो देखिए, आप जानते हैं ऑलरेडी क्या हुआ है, हमने कल देखा था। चाइना का कहना है ऑलरेडी, एंटनी ब्लिंकन वाज सेट टू विजिट चाइना, एंड इट वाज अ मच एंटिसिपेटेड विजिट, क्योंकि G20 जब हुई, बाली में समिट हुआ, तो दोनों ने बात की, जो बाइडन ने और शी जिनपिंग ने। उन्होंने कहा कि देखिए, हम कंपटीशन चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। तो इसके ही लाइन में एंटनी ब्लिंकन ने चाइना जाना था, मिलना था, बातें करनी थी, पर वो नहीं हो पाया, क्योंकि जस्ट उसी से थोड़े टाइम पहले क्या हुआ, एक स्पाई बलून, US का तो यही कहना है कि हम डैम श्योर है कि एक सर्वेलेंस बलून था। चाइना ने रिग्रेट भी एक्सप्रेस किया है, उन्होंने कहा जी नहीं, मीटरोलॉजिकल बलून था, वो वेस्टर्लीज के बहाव से बेसिकली उसकी जो पाथ था उससे डेविएट हो गया, वी आर वेरी, हमें बड़ा खेद है, एंड ऑल ऑफ दैट, बट US इज वेरी वेरी श्योर कि नहीं, ये एक स्पाई बलून ही था। ओके, अ डे आफ्टर द US कैंसल्ड, और उन्होंने कैंसिल कर दी अपनी विजिट को। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें, ऑफ कोर्स फिर उन्होंने आपस में फ़ोन कॉल पे बड़ी सारी बातें की। उन्होंने बोला ये जो अनएक्सेप्टेबल एक्शन था, और जब आपको पता था कि हम दोनों के बीच में ये मीटिंग होनी कितनी ज़रूरी थी, एंटनी ब्लिंकन ने कहा, तो फिर आप ऐसे इस तरह का कैलस बिहेवियर ये सब कैसे दिखा सकते हैं? इट इज़ अनएक्सेप्टेबल एंड ऑल ऑफ दैट। और साथ ही में इंडेफिनेटली अब पोस्टपोन कर दिया गया है इस मीटिंग को। इन द फेस ऑफ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, व्हाट बोथ साइड शुड डू इज टू मेंटेन स्टेडीनेस, communicate in time and avoid misjudgment and manage differences। ये मिस्टर वांग का कहना है, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर काउंटर पार्ट हैं। पर वही चीज़ ना, करना तो चाहिए, लेकिन आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। Mr. Blinken said he had in the phone call made clear that the presence of this surveillance balloon in US airspace हमारी sovereignty का, international law का complete violation है, it is an irresponsible act। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, nothing much here, okay। अब देखिए, पाकिस्तान में आप जानते हैं कि जो TTP है, तहरीक तालिबान, कितने सीक्वेंस ऑफ टेरर अटैक, स्पेशली जो भी लेटेस्ट हुआ है मॉस्को में, एक पुलिस मैन की वर्दी में एक तालिबानी के उन्होंने कैसे सुसाइड बॉम्ब की वजह से 100 लोगों से ज़्यादा, 101 तो बता चुके हैं ऑलरेडी एस्टिमेट्स के, लोगों की जान गई है, 200 लोग के करीब इंजर्ड हैं। तो काफ़ी दर्दनाक। तो ऑफ कोर्स जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान हैज़ नाउ डिसाइडेड कि हमें ऑफ कोर्स अपने अफ़गानी तालिबान जो वहाँ के काउंटर पार्ट्स हैं उनसे बात करनी पड़ेगी कि यू शुड बी डूइंग समथिंग अबाउट इट। क्या पता जिन्होंने अटैक किया है उनके मास्टरमाइंड्स आपके पास हो, तो यू शुड बी डूइंग समथिंग टू डील विद इट। तो अ डेस्परेट पाकिस्तान हैज़ sought अफ़गान तालिबान चीफ Akhundzada's help to rein in outlawed Pakistani Taliban outfit responsible for a wave of terror attacks in the country, including the recent Peshawar mosque carnage। ये सब वही बातें लिखी हैं, ये सब कुछ हम देख चुके हैं जो पेशावर अटैक हुआ है। So something should come up, they are saying, we are very hopeful that Afghan counterparts would do something about it। Let's see what happens।
India joins UAE, France for trilateral on clean energy counter pandemic steps. A beautiful initiative, beautiful why for your exam perspective कि कैसे इंडिया डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने हर रिश्ते को, हर इंडिया इज एवरीवेयर यू नो। तो यूएई के साथ हमारी जो कॉपरेशन है, हमारा एफटीए ऑलरेडी आ चुका है इम्प्लीमेंटेशन में। यूएई के साथ हम कितने लेवल्स पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। I2U2 के बारे में आप जानते हैं। फ्रांस के साथ हम अपनी डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन में फ्रांस का सहारा ले रहे हैं और इन दिस इज आई थिंक वेरी गुड। तो हम बेसिकली ये ट्राइलेटरल लेवल पे इंडिया, फ्रांस और यूएई मिलके काम करेंगे। हम ट्राइलेटरल कॉपरेशन होगी काफ़ी लेवल्स ऑफ वर्क में, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी में हम कॉपरेट करेंगे, सोलर एनर्जी में हम कॉपरेट करेंगे, इंडो पैसिफिक इंडियन ओशन रीजन में कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एक साथ मिलके एक्सप्लोर करेंगे। तो देखिए यूएई गल्फ को जब सब कुछ इंडो पैसिफिक इंडियन ओशन में हो रहा है तो उनको भी तो एक्सेस चाहिए, तो उनको कहाँ से एक्सेस मिलेगा? इंडिया के माध्यम से मिलेगा। I hope you understand that. That's very logical. So they also need India. They also need to cooperate with India for that. तो क्लाइमेट चेंज के फील्ड में, क्षेत्र में इन्होंने अग्री किया है कि हम काम करेंगे। अब देखिए ये ट्राइलेटरल जो इनिशिएटिव है ऐसा नहीं है पहली बार, अभी हम बात कर रहे हैं। आप ऑलरेडी जानते हैं न्यूज़पेपर्स में जब डॉक्टर जयशंकर और बाकी जो उनके यूएई और फ्रांस के काउंटर पार्ट्स जब यूएन जनरल असेंबली की साइडलाइंस पे मिले थे न्यूयॉर्क में सितंबर 22 में, तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था। और इट वाज फर्दर अग्रीड दैट रेंज ऑफ ट्राइलेटरल इवेंट्स, और साथ ही में ये भी तब अग्री किया गया था कि G20 जब यहाँ हम होस्ट कर रहे हैं उसकी साइडलाइंस पे भी बहुत सारे इस तरह के ट्राइलेटरल इवेंट्स होंगे। और साथ ही में आप जानते हैं यूएई के पास प्रेसिडेंसी है COP28 की, तो हम उनके साइडलाइंस पे भी काफ़ी इस तरह के ट्राइलेटरल इनिशिएटिव्स करेंगे। तो हम साथ ही में पैंडेमिक से रिलेटेड हमने बोला है कि हम कोऑपरेट करेंगे WHO में, गावी में, ग्लोबल फंड में, यूनिटेड में। ओके, तो ये सब कुछ हम करेंगे। वन हेल्थ अप्रोच को अपनाएंगे जिसमें एनिमल हेल्थ को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाती है जितनी कि ह्यूमन हेल्थ को, क्योंकि अगर ये हुआ होता तो कोविड होता ही ना कभी भी। अब देखिए जो CDSCO है, ये आप जानते हैं तमिलनाडु बेस्ड, चेन्नई बेस्ड जो फर्म है जो आई ड्रॉप्स बनाने वाली, जिससे रिलेटेड यूएस में 55 एक्सट्रीम इवेंट्स देखे गए हैं। कहीं लोगों की आप जानते हैं कि शक्ति चली गई है देखने की, बहुत सारे इस तरह के इवेंट्स सामने आए हैं। एक्सट्रीम इन्फ्लेमेशन देखी गई है यूएस में कई केसेस में। तो उस आई ड्रॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बेसिकली ये ऑफ्थेल्मिक जो सेक्टर है, जो आंखों से रिलेटेड आई ड्रॉप बनाने वाला है, इसको कम्प्लीटली अब बैन कर दिया गया अभी के लिए कि आप यू हैव टू स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग ऑल योर प्रोडक्ट्स अंडर दिस कैटेगरी अंटिल आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी नहीं हो जाती। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है और ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। जो हमारी टीम है बेसिकली वो गई, इंडियन टीम तमिलनाडु की इस कंपनी के प्रेमाइसिस पे हमने सैंपल्स कलेक्ट कर लिए हैं, कंट्रोल सैंपल्स, और ये सब कुछ हम देखेंगे कि क्या बेसिकली दिक्कत है इसमें। तो वही सारी चीज़ें लेट्स सी। अगर हम फार्मा हब बनना चाहते हैं तो इस तरह के इवेंट्स या फिर गैम्बियन डेथ्स या फिर जो हमने उज़्बेकिस्तान में देखे, ये हमारे लिए सही नहीं है, हमारी इमेज के लिए सही नहीं है। समथिंग हैज़ टू बी डन हमारी कंट्री के लेवल पे। रेगुलेशन हैज़ टू गेट स्टिफर। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे इंडिया अ डिपेंडेबल पार्टनर ऑफ श्रीलंका सेज मुरलीधरन। नाउ आप जानते हैं कि जो श्रीलंका है वो अपना 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है और साथ ही में इट ऑफ कोर्स कोइंसाइड्स विद 75 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिशमेंट विद इंडिया। तो हमारे भी रिश्ते को स्थापित हुए 75 इयर्स हो गए हैं। सो ऑफ कोर्स श्रीलंका का ये कहना है कि इंडिया हमारे लिए हमेशा ही डिपेंडेबल पार्टनर रहा है। जी हम रहे हैं डिपेंडेबल पार्टनर, लेकिन कभी हमें भी वो चीज़ दिखाया कीजिए कि हम आपको डिपेंडेबल पार्टनर मान सके। आप तो कभी नहीं दिखाते वो चीज़, हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स को आपने कभी रिस्पेक्ट किया ही नहीं। तो ये चीज़ आई थिंक, खैर इंडिया बीइंग इंडिया, इंडिया हैज़ ऑलवेज बिन अ कंट्री हु हैज स्टूड फॉर इट्स नेबर्स विदाउट आस्किंग फॉर एनी रेसिप्रोसिटी। तो खैर appreciated their contributions in strengthening economic and people-to-people ties between India and Sri Lanka. Their role is even more significant today when Sri Lanka is on its path to economic recovery. आप जानते हैं सबसे पहली कंट्री कौन थी श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस जब जनवरी में जब सबको पता चला, तो कौन थी वो कंट्री? भारत थी ना, जिसने करीब $4 बिलियन का सपोर्ट एक्सटेंड किया श्रीलंका को। और आप देखिए ये जो IMF ने देना है, IMF ने जो 2.9 ट्रिलियन का जो बेसिकली 2.9 बिलियन का जो उन्होंने पैकेज देना है वो अगले 4 साल में मिलना है।
हमने 4 महीने में 4 बिलियन के करीब उनको डॉलर बिलियन के करीब दिया है, लेकिन let's see what happens. China has done nothing for Sri Lanka except talking nonsense, easing an albatross of the neck of Great Indian Bustard. तो देखिए यहाँ पे वही चीज़, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में आप जानते हैं, मात्र 150 के करीब इनकी वाइल्ड पॉपुलेशन जैसलमेर में रह गई है, राजस्थान में। और आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की एक अपॉइंटेड कमेटी ने ये देखना था कि क्या हम इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो ओवरहेड पावर लाइंस हैं उनको अंडरग्राउंड कर सकते हैं कि नहीं। तो उन्होंने बोला है कि क्लोज टू 800 किलोमीटर ऑफ प्रपोज्ड पावर लाइंस जो है थार और कच्छ डेजर्ट्स में, राजस्थान और गुजरात के, उनको रीरूट करना फीजिबल है और कर दिया जाना चाहिए, अंडरग्राउंड दे शुड गो। ओके, तो दिस मेक्स 10% ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइंस। सो बट देखते हैं प्राइवेट कंपनीज इसको अपोज कर रही हैं कि हमारा कॉस्ट वुड गो अप एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये सारी चीज़ें और साथ ही में the 7200 kilometer of overhead lines are meant to transfer solar power to the grid, but existing lines have been harming the birds. क्योंकि आप जानते हैं क्या है एक्चुअल में, अगर हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो वो थोड़ी हैवी वेट होती है ना। तो अगर उनको, जैसे पहली बात तो इतनी जल्दी दिखती नहीं, जो वो है, जब उनको दिखती है इतने में उनका कोलिजन हो चुका होता है लाइंस के साथ, पावर लाइंस के साथ। तो फिर अगर उन्होंने उनको दिख गई तो अगर डेविएट करना है तो, क्योंकि हैवी है ना, तो इस वजह से वो डेविएट नहीं कर पाती इतनी जल्दी। तो वो एक कंसर्न है। बजट आउटले फॉर ई कोच विल बूस्ट एफिशिएंसी। तो इस बजट में बेसिकली आप देख रहे हैं कि एक आउटले किया गया है फॉर द थर्ड फेज ऑफ द ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट, विच इज़ ऑफ कोर्स गुड, क्योंकि इसी से तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी जस्टिस की, है ना। तो क्योंकि पैंडेमिक में सबसे बुरी चीज़ यही हुई थी कि जस्टिस डिले होने लगा था, जो नहीं होना चाहिए। तो फाइनली इसमें हमने 7000 करोड़ के करीब एलोकेशन देखी है, विच इज़ ऑफ कोर्स गुड। डी.वाई. चंद्रचूड़ जी सेज दिस विल हेल्प एनहांस द एक्सेसिबिलिटी ऑफ जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल्सो द एफिशिएंसी ऑफ जुडिशियल सिस्टम्स इन इंडिया। नाउ 5 सुप्रीम कोर्ट जजेस जिनके बारे में इतनी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया, थे हैव बीन अपॉइंटेड। द्रौपदी मुर्मू जी ने उनके वारंट्स को साइन कर दिया गया है, उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स को। आप देख सकते हैं पंकज मित्तल, संजय करोल, पीवी संजय कुमार। ओके, ये सब कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक द वीडियो।